देखिए बच्चों, कल कुछ 10 क्लास के बच्चे कमेंट किए थे कि प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 6, यानी हम लोग को ये दोनों प्रश्न संख्या 6 में ही दो है क्वेश्चंस। इन दोनों को ये बताना है कि ये जो गुणनखंड है वह भाज्य संख्या गुणनखंड है, और ये वास्तविक बात है कि किसी भी भाज्य संख्या को जब यानी फैक्टर जब हम गुणनखंड करेंगे तो उसका गुणनखंड अभाज्य रूप में होगा। यानी आप लोगों को मालूम भी होगा कि भाज्य संख्या की परिभाषा होता है कि जिसका अधिक से अधिक मतलब 2 से अधिक गुणनखंड हो उससे हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। और ये भी डिफरेंट है कि किसी भाज्य संख्या को जब तोड़ेंगे तो उस भाज्य संख्या का गुणनखंड जो है निश्चित रूप से अभाज्य संख्या के रूप में होगा। यदि उसका गुणनखंड अभाज्य संख्या के रूप में हो जाएगा तो हम कंफर्म कह सकते हैं कि वह एक संख्या भाज्य संख्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, यानी इसको हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं कि ये गुणनखंड जो है मतलब ये एक मतलब इस पूरी क्वेश्चन को संख्या को अगर एक रूप में प्रदर्शित करेंगे, एक साथ लिख लेंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि यह संख्या जो प्राप्त होगा वह भाज्य संख्या प्राप्त होगा। तो इसका मुख्य मेडिटेशन यही है कि उसको बाय फैक्टर यानी गुणनखंड करके यदि उसका गुणनखंड अभाज्य रूप में हो, यानी अभाज्य संख्या का मतलब आप लोग जानते हैं कि जिसका गुणनखंड केवल 2 होता है, ओनली 2, एक सेल्फी होता है और एक 1 होता है, तो उस संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसको हम किस रूप में इसको लिख सकते हैं कि ताकि ये सारे गुणनखंड जो है अभाज्य रूप में हो, और जब तक किसी संख्या का गुणनखंड अभाज्य रूप में नहीं होगा तो फिर उसको हम भाज्य संख्या के रूप में नहीं कह सकते हैं। तो ये देखिए क्वेश्चन से आप लोग का 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 गुणा 11, और इसमें क्या करेंगे हम 13 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 13 कॉमन लेते हैं तो यहाँ भी 1 बच जाएगा और प्लस यहाँ भी 1 हो जाएगा। फिर इसको 7 गुणा 11 गुणा 13, और यहाँ जो है गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, पुनः यहाँ गुणा का चिन्ह दे दिए और इसको जोड़ेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है और 2 भी अभाज्य संख्या है। अभी आप लोगों को मैंने थोड़ा देर पहले बताया किसी भाज्य संख्या का जब गुणनखंड करेंगे तो वह गुणनखंड अभाज्य रूप में होगा, और मैंने इसको सॉल्व किया तो इस तरह देख रहे हैं कि 7 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है और 2 भी अभाज्य संख्या है। यानी इसको अगर हम पूरे रूप में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा करने के बाद यदि जो संख्या आएगा वो निश्चित रूप से भाज्य संख्या आएगा। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या होगा यह एक भाज्य संख्या का उदाहरण है। यानी इसको आपस में परस्पर हम लोग हल करेंगे तो हल करने के बाद इस प्रोसेस पर आएगा, और इसको आपस में यदि पूरी गुणा कर लेंगे तो जो निश्चित रूप से जो संख्या प्राप्त होगी वह संख्या भाज्य संख्या होगा। क्यों भाज्य संख्या होगा? क्योंकि इसको जब हम फैक्टर गुणनखंड किए तो गुणनखंड देख रहे हैं कि हम लोग का केवल जो है अभाज्य रूप में आ रहा है। 7 को हम अभाज्य संख्या कह सकते हैं, 11 भी अभाज्य संख्या है, 13 भी अभाज्य संख्या है और 2 भी अभाज्य संख्या है। तो ये निश्चित है कि किसी भाज्य संख्या का जो गुणनखंड होता है वह अभाज्य रूप में होता है, जो कि आप लोग के सामने प्रदर्शित हुआ कि नहीं। इसको जब सॉल्व किया गया तो सॉल्व करके ये पूरी जो संख्यात्मक मान है वह अभाज्य संख्या के रूप में, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इस अगले क्वेश्चन पर। इसको भी उसी तरह प्रदर्शित करना है कि यह जो है एक भाज्य संख्या है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 गुणा 3 के पावर, यहां देख रहे हैं कि इसमें 3 2 है तो 2 हो जाएगा, और यहां देख रहे हैं कि 2 के पावर को 1 2 3 और 4 है, यहां 2 के पावर 4 हो जाएगा। चिको 1 से 2 से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं प्लस 5। अब यदि यहां देख रहे हैं कि ई भी अभाज्य संख्या का रूप है, ई भी अभाज्य संख्या का रूप है और ई भी अभाज्य संख्या का रूप है, लेकिन अगर सारे को मल्टीप्लिकेशन करके इसके साथ में अगर 5 ऐड भी कर लेते हैं तो ई भी एक अभाज्य का रूप। यहाँ गुणा का चिन्ह नहीं है, प्लस है, लेकिन तब पर भी ये देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 2 भी अभाज्य संख्या है। और इन सारी अभाज्य संख्याओं के रूप में यदि हल करके यदि इसमें हम लोग 5 को जोड़ते हैं
और जोड़ने के बाद पूरे को फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो निश्चित रूप से गुणनखंड करने के बाद भी यह भाज्य संख्या के रूप में अभाज्य संख्या के रूप में प्रयुक्त होगा। यानी कि इस पूरे का गुणनखंड जो है वह सारा गुणनखंड अभाज्य संख्या के रूप में प्रयुक्त होगा, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि ये भी एक भाज्य संख्या हो सकती है। यानी ये डिफिनिट है कि किसी भाज्य संख्या का अब हम गुणनखंड करेंगे तो उसका गुणनखंड निश्चित रूप से अभाज्य संख्या होगी, जिसके माध्यम से ये हम प्रदर्शित कर सकते हैं कि अगर किसी संख्या का यदि गुणनखंड करेंगे और यदि वह गुणनखंड अभाज्य रूप में आ रहा है तो निश्चित ही वह संख्या एक भाज्य संख्या होगा। तो इसी रूप से इसके गुणनखंड के रूप में हम सूक्ष्म रूप में लिखेंगे, इस रूप में लिख सकते हैं जो कि एक अभाज्य को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए यह संख्या एक जो है भाज्य संख्या होगा। थैंक यू।